हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट किस तरह आप वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हो, जो उस कंसेप्ट पे बेस्ड है। जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कभी भी जब भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें तो हमेशा याद रखिएगा कि जो यूनिट्स दी गई है उसको वहाँ पे लिखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कहीं आप कन्वर्जन करना भूल तो नहीं गए या कन्वर्जन कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हो। इस वीडियो में दोस्तों मैं उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा और टाइम और डिस्टेंस से हम लोग अलग टाइप के थोड़े प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपको याद होगा, टाइम एंड वर्क पे मैंने एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम कराया था जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया होता था और एक प्रॉब्लम दिया होता था, और आपको ये पता करना होता था कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से किस स्टेटमेंट की डेटा यूज होगी भी कि नहीं यूज होगी। आर यू गेटिंग? तो उसी कैटेगरी को दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से टाइम एंड डिस्टेंस पे अप्लाई कराऊंगा। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो समझेगा अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों मैं पहले आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, फिर यहाँ पर आता हूँ। सी दिस, तो एक प्रॉब्लम दिया गया होगा और आपको 2 स्टेटमेंट दी गई होगी और आपको ये बताना होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेटमेंट नंबर 1 सफिशिएंट या स्टेटमेंट नंबर 2 सफिशिएंट या दोनों स्टेटमेंट लगेंगे। आर यू गेटिंग? तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ABCDE में से कोई एक चूज करना है। तो ए का मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 की कोई जरूरत नहीं है। बी का मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 सफिशिएंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 दोस्तों वो अकेले सफिशिएंट नहीं है। और सी का मतलब है, एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ, डेटा इन स्टेटमेंट 2 alone are sufficient to answer the question while the data in statement 1 alone are not sufficient to answer the question. Is that clear? सी का मतलब है, तो मतलब 1 और 2 का मतलब समझ गया। 1 मतलब सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 सफिशिएंट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बी मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 सफिशिएंट है, सी मतलब कोई भी या 1 दो या 2 दो, दोनों से काम चल जाएगा, कोई भी एक से काम चल जाएगा। डी का मतलब दोस्तों है यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों लगेंगे, कोई भी एक डिलीट नहीं मार सकते, दोनों स्टेटमेंट के डेटा का यूज करके ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ई का मतलब इसमें से कोई काम का नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। तो आइए दोस्तों ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखिएगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम डिड एक्स टेक टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब एक्स कोई पर्सन है, सपोज एक्स को डेस्टिनेशन रीच करना है तो वो कितना टाइम लेगा। अब इसके लिए कुछ डेटा दिया है आपको स्टेटमेंट नंबर 1 में और स्टेटमेंट नंबर 2 में, और आपको बताना है कि किस स्टेटमेंट के डेटा का यूज करके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर दोस्तों हमें पहले स्टेटमेंट में दिया गया है रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज 3/4। अगर मुझे दोस्तों स्पीड का रेशियो दिया गया हो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। सी, सपोज पहले की स्पीड है v1, ठीक है, एंड रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई दूसरा पर्सन है, उसकी स्पीड सपोज दोस्तों v2 है। दोनों का रेशियो मुझे दिया गया है विच इज 3/4। मुझे एक बात बताइए, इस डेटा का यूज करके क्या मैं x की स्पीड निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर मुझे y की स्पीड पता हो, मतलब v2 अगर मुझे पता हो, देन आई कैन कंप्यूट v1। बट यहाँ पे दोस्तों v2 दिया नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 की डेटा सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सफिशिएंट नहीं है मतलब ये काम आ सकती है अगर मुझे v2 की स्पीड पता चल जाए। तो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है। स्टेटमेंट नंबर 202 कहता है कि y टेक्स 36 मिनट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब y जो सेकंड पर्सन है वो कितना टाइम लेता है ये मुझे दिया गया है। तो जरा देखते हैं इस डेटा को यूज करके। देखो, अगर सिर्फ मैं स्टेटमेंट नंबर 2 दूं तो भी आप दोस्तों x का यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को मिला करके स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 की डेटा को साथ में ले ले तो क्या हम इसको आंसर कर सकते हैं? आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू v2 यहाँ लेके जाते हैं 3/4 v2, राइट। दोस्तों स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d अपॉन सपोज टाइम है t1, सो दिस इज इक्वल टू 3/4। अब दोस्तों जो y है वो भी तो सेम डेस्टिनेशन पे जाता है, इसलिए वो डिस्टेंस जो है वो सेम ट्रेवल करेगा, लेकिन टाइम अलग लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड अलग है। आर यू गेटिंग? तो d और d कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आप देखेंगे t1 की फॉर्मूला बनेगी, t1 को यहाँ लेके जाओ, बाकी सब यहाँ लाओ, t2 इंटू 4/3। आई होप समझ रहे मैंने क्या किया। t1 यहाँ लेके गया, बाकी सबको यहाँ लेकर आया, t2 यहाँ, 4 यहाँ, 3 नीचे, तो ये हो गया आई एम सॉरी, दिस इज t2 नॉट t3, t2 इंटू 4/3। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमें दिया गया है कि y कितना टाइम लेता है, t2 क्या है, y कितना टाइम लेगा। तो इस तरह दोस्तों हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके t2 की वैल्यू विच इज 36 मिनट्स, t1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और इसलिए ये डेटा का यूज करके और ये डेटा का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 बोथ आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। हमसे ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है जिसके लिए कुछ डेटा में दे रखा है। क्या डेटा दे रखा है देखिएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो भी उसकी यूजुअल स्पीड थी, नॉर्मल जो स्पीड होती है, उसको 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया। मतलब अगर सपोज पहले 50 था तो अब 75 हो जाएगा, 75। ठीक है, टू रीच द डेस्टिनेशन 150 किलोमीटर अवे इन टाइम। मतलब उसकी जो यूजुअल स्पीड से
सॉरी उसकी जो यूजुअल स्पीड है उससे अगर 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तब जाकर वो 150 किलोमीटर पे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे टाइम से पहुँचेगी, ठीक है। तो इस सिनारियो को क्या हम ऐसा देखो विजुलाइज थोड़ा करते हैं। तो ट्रेन है और ट्रेन को पहुँचना है अपने डेस्टिनेशन पर जो उससे कितना आगे है 150 किलोमीटर, राइट। 150 किलोमीटर वो क्या है आगे है। और यूजुअल स्पीड सपोज दोस्तों v है, सपोज v इज यूजुअल स्पीड। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस विच इज़ 150 किलोमीटर अपॉन टाइम। तो मान लो दोस्तों टाइम जो है वो t लगता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्पीड को मैं बढ़ा दूँ, स्पीड को मैं क्या कर दूँ बढ़ा दूँ, किससे बढ़ाया मैंने 25 किलोमीटर पर आवर से, राइट। तो भी दोस्तों डिस्टेंस सेम ही कवर होगा 150 किलोमीटर, लेकिन अब टाइम कितना लगेगा वो हमें दिया नहीं गया है, ओके। तो सपोज ये टाइम दोस्तों t1 और ये टाइम क्या है t2 है। मतलब अगर यूजुअल स्पीड से जाता है तो t1 टाइम से जाएगा, t1 टाइम पे पहुंचेगा जो लेट होगा, क्योंकि अगर टाइम पे पहुंचना है, इन टाइम पे पहुंचना लिखा गया ना, अब इन टाइम पे पहुंचना है तो 25 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड को अगर 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें तो दोस्तों टाइम जो है वो t2 लगेगा, जो उसे ट्रेन को टाइम से पहुंचाएगा डेस्टिनेशन पे, ठीक है। सो लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है। तो इतने डेटा का यूज़ करके तो मैं यहाँ पर कुछ कंप्यूट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सिर्फ इतने डेटा का यूज़ करूँ तो क्या हम कुछ कंप्यूट कर सकते हैं। तो आंसर है अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो t1 और t2 दोस्तों दो अननोन रहेंगे, तो कोई एक वैल्यू पता करने के बाद ही मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो यूजुअल स्पीड देखो सिंपल चीज़ है, हमसे क्या पूछी गई है यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड के लिए दोस्तों मुझे t1 का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे t1 पता चल जाए देन आई कैन कंप्यूट v विच इज यूजुअल स्पीड। अब t1 निकलेगा कैसे, क्योंकि 1 2 3 अननोन है और इक्वेशन मेरे पास 2 ही है, राइट। तो इसलिए एक इक्वेशन और चाहिए होगी जो स्टेटमेंट नंबर 2 से मिलेगी। लिखा गया था ट्रेन इज लेट बाय 30 मिनट्स। मतलब अगर यूजुअल स्पीड से जाता है तो ट्रेन 30 मिनट लेट होता है। थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आप इसके ग्रामेटिकल मतलब थोड़े स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। 225 किलोमीटर बढ़ा देने से टाइम पे पहुंचता है, और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वो लेट होता है। तो आपको वो कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। द ट्रेन इज लेट बाय 30 मिनट्स का मतलब है यूजुअल स्पीड से जाएगी तो 30 मिनट लेट पहुंचेगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर यूजुअल टाइम t1 लग रहा है, यूजुअल टाइम t1 लग रहा है, तो दोस्तों अगर 25 किलोमीटर से बढ़ा दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा, आंसर है t1 से 30 मिनट कम, राइट। या आप ऐसे कह सकते हो अगर ये t2 है तो ये t2 प्लस 30 होगा। आर यू गेटिंग। तो अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो 30 मिनट कम लगेगा, इसलिए तो दिया गया ना 30 मिनट लेट है अगर यूजुअल स्पीड से जाती है। तो अगर आपको 30 मिनट जल्दी पहुंचना है, मतलब जितना 20 से जाने पर लग रहा है उससे 30 मिनट कम चाहिए, तो स्पीड 25 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा। मैंने इतनी बार इसको रिपीट करते मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। हाँ, अब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ दो अननोन है t1 और v, तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें से दोस्तों ये वाले इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्योंकि मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 25 है ना, v प्लस 25 में से v गया तो v भी कैंसिल 25, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 150 अपॉन t1 माइनस, याद रखिए 30 ये मिनट में है, ठीक है, और ये 25 दोस्तों किलोमीटर पर आवर में है। तो यूनिट लिखिएगा नहीं तो आपका 100% गलत होगा। और ये 150 किलोमीटर है माइनस ये जो लिखा है ये लिखेंगे विच इज़ 150 किलोमीटर अपॉन वॉट t1। अब दोस्तों यहाँ पर आप मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं पूछा गया है। तो t1 यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक ही अननोन है, इसको सॉल्व करके और t1 को यहाँ पुट कर दूंगा, आई विल गेट v। तो दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 1 दोनों का यूज करने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 टाउन्स आर कनेक्टेड बाय अ रेलवे, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोस्तों टाउन है जिनके बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, उसके लिए कुछ डेटा दी गई है स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 में, और आपको बताना है किस स्टेटमेंट की डेटा का यूज करके इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टेटमेंट नंबर 1 का डेटा दोस्तों कहता है कि द स्पीड ऑफ मेल इज 12 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी स्पीड है v1, और जो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर ये मेल है उसकी स्पीड है सपोज v2। तो v2 और v1 में क्या रिलेशन दिया गया है, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस 12, राइट। तो क्या इतने से डेटा का यूज करके आप दोनों सिटी के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, आंसर है नहीं। क्यों, टाउन है सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे सपोज ये टाउन 1 है और ये टाउन 2 है, बोथ आर कनेक्टेड बाय रेलवे, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन के फीलिंग को समझिएगा कि दोस्तों एक मेल है और दूसरी हमारे पास है एक्सप्रेस, राइट। दोनों एक टाउन से दूसरे टाउन जा सकती है,
तो डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल करेगी। तो मान लो मेल का दोस्तों यहाँ पर जो एक्सप्रेस है उसकी वेलोसिटी v1 है, तो v1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस d, सपोज ये दोनों के बीच में दोस्तों जो डिस्टेंस है वो d है, एंड टाइम टेकन इज t1, ओके। एंड इसके बाद जो एक्सप्रेस है दोस्तों उसकी वेलोसिटी मेल की वेलोसिटी v1 से 12 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, राइट। दिया गया है ना, द स्पीड ऑफ मेल ट्रेन इज 12 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ एक्सप्रेस। तो इस समय दोस्तों ये डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करने वाला है, लेकिन टाइम जो है वो अब सपोज t2 लगता है, कम लगेगा ना, स्पीड बढ़ा दी तो अब क्या इतने डेटा का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं? मुझे डिस्टेंस पूछा गया, डी निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों 4 अननोन है, सॉरी, t1, t2, d एंड v1। तो इतने सारे अननोन दोस्तों सिर्फ 2 इक्वेशन से कैसे सॉल्व हो सकते हैं? 4 इक्वेशन, एटलीस्ट 4 तो चाहिए ना, मतलब एलिमिनेशन से कम भी लग सकता है। तो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 का डेटा इसको सॉल्व कर सकता है कि नहीं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है अ मेल ट्रेन टेक्स 40 मिनट लेस देन एन एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि जो मेल ट्रेन जो है, मतलब ये t2 जो टाइम है ये 40 मिनट्स कम है किससे? t1 से। तो चलो दोस्तों इसको मैं t2 की जगह लिख दूंगा t1 माइनस 40 मिनट। तो इतना सही, ये सेकेंड वाला डेटा पाकर आप बस इतना सही चेंजेस कर सकते हो। अभी भी दोस्तों अगर आप 2 इक्वेशन को देखोगे तो अननोन कितने आपके पास? एक d, दूसरा t1, तीसरा v1। 3 अननोन के लिए दोस्तों 3 इक्वेशन तो एटलीस्ट चाहिए, इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी d दोस्तों अननोन रह जाएगा, t1 भी रह जाएगा। तो या तो मुझे t1 पता चल जाए तो मैं d बता सकता हूँ, या तो यहाँ पर दोस्तों v1 पता चल जाए देन कुछ काम बन सकता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते अनलेस मुझे v1 दिया हो या तो यहाँ पे t1 दिया हो। तो ना तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, ना तो स्टेटमेंट नंबर 2 सफिशिएंट है। ये इसका राइट आंसर है। सो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर दिया गया है द टाउन ABC आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन पे है। द टाउन C इज बिटवीन A एंड B। सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ये टाउन A है और उसके बीच में यहाँ पर C है देन B है, ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज 100 किलोमीटर। A और B के बीच में दोस्तों डिस्टेंस दिया गया है विच इज 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर A से लेकर के B तक 100 किलोमीटर है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ फार इज A फ्रॉम C। A और C के बीच में डिस्टेंस पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे इसके लिए स्टेटमेंट 1, 2 में डेटा दिया गया, आपको बताना है कौन सा डेटा सफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों देख लेते हैं एक साथ। सो अब मैं वो डायग्राम फिर से बना दूँ। A से लेकर के B के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और बीच में C है, जिनके बीच में डिस्टेंस सपोज A और C के बीच में x है। तो ये बचा हुआ दोस्तों जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 100 माइनस x। यस और नो? तो देखो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है, द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज 25% मोर देन डिस्टेंस फ्रॉम C टू B। मतलब A से B तक का जो डिस्टेंस है विच इज 100, इट इज 25% मोर, मतलब 0.25 टाइम्स मोर देन व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम C टू B। C से B के बीच में कितना डिस्टेंस है दोस्तों? 100 माइनस x, मतलब 0.25 मोर बोला है ना, मतलब 100 माइनस x तो है, जितना डिस्टेंस C और B के बीच में उतना है, प्लस उससे 25% ज़्यादा, मतलब 0.25 टाइम्स 100 माइनस x। एक बार फिर से बता दूं आपको, कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन A टू B इज 25% मोर देन क्या? डिस्टेंस फ्रॉम C टू B, मतलब C से B के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका 25% ज़्यादा। तो C से B के बीच में दोस्तों डिस्टेंस है 100 माइनस x, उसका 20% मतलब 0.25 टाइम्स ऑफ 100 माइनस x, इतना उसमें ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 100 होगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और माइनस x है, 0.25 को अंदर लेके जाते हैं। सो 0.25 मतलब 1/4 इंटू दोस्तों अगर हम लोग 100 करेंगे, 0.25 मतलब कितना हुआ? 1/4 ही हुआ ना। सो 1/4, तो यहाँ पे दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई होती है माइनस x देन प्लस 100/4 कितना होगा? 25 माइनस x/4, ठीक है। तो माइनस x/4 कितना होगा? माइनस 5x/4, जिसको यहाँ पे लेकर आओ। सो देयरफॉर आई विल गेट 5x/4 इज इक्वल टू 25, और यहाँ से मुझे दोस्तों x पता चल जाएगा जो भी वैल्यू होगा। तो x पता चल गया जो A और C के बीच में डिस्टेंस है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 का यूज करके, मुझे आंसर से मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ बताना है कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है? द डिस्टेंस फ्रॉम A टू C, A से C के बीच में जो डिस्टेंस है इज 1/4 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम C टू B। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि A से C का डिस्टेंस कितना है? x, इट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम C टू B, यानी
100 माइनस एक्स का 1/4। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके आप एक्स पता कर सकते हो, और एक्स पता चल गया तो आपको ए से सी का डिस्टेंस पता चल गया। तो आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कोई का भी यूज करो, आप आंसर दे सकते हो। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो था, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ओवर द एंटायर डिस्टेंस। तो याद है आपको, हमने प्रीवियस वीडियो में, चलो भी वीडियो देखने में रिक्वेस्ट करूंगा प्रीवियस वाला वीडियो देखना, जिसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एरोप्लेन एक स्क्वायर के अलॉन्ग ट्रैवल करता है, इसमें टोटल डिस्टेंस 4x कवर होता है, उसमें हमने एवरेज स्पीड निकाली थी। तो एवरेज अगर जब भी आपसे स्पीड पूछा जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को यूज करके दोस्तों यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दिया गया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर यूज होगा इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट उसमें कहा जा रहा है द कार कवर्स द होल डिस्टेंस इन 4 इक्वल स्ट्रेचेस। देखो यहाँ पे इक्वल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे 4 पार्ट्स में कवर करता है डिस्टेंस को, स्ट्रेचेस, इक्वल स्ट्रेचेस बोला है ना। तो सपोज हर एक जो पार्ट है दोस्तों उसका डिस्टेंस है x, इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, इट इज 4x। ओके, अब जो ये 4 पार्ट है सब हर जगह स्पीड अलग अलग होता है। तो एट स्पीड्स ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो पहला पार्ट है उसको 10 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, दूसरे पार्ट को 20 से, तीसरे पार्ट को 30 किलोमीटर पर आवर से, और उसके बाद वाले को 60 किलोमीटर पर आवर से। तो दोस्तों जो अपना स्पीड होता है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए टाइम की फॉर्मूला क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट। सो सपोज पहले पार्ट के लिए टाइम जो लगा वो t1 है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से दोस्तों डिस्टेंस कितना है यहाँ पर x है और वेलोसिटी कितनी है 10, राइट। वैसे दोस्तों t2 जो सेकेंड पार्ट के लिए टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस x वेलोसिटी 20। थर्ड के लिए दोस्तों थर्ड पार्ट के लिए टाइम लगेगा t3 विच और डिस्टेंस x है डिवाइड बाय वेलोसिटी 30, और t4 सिमिलरली होगा x बाय 60, राइट। तो दोस्तों अगर हम सारे टाइम को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा टोटल जर्नी का टाइम। तो इसलिए टोटल जर्नी का टाइम t इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर दिस एंड ऑल दिस 4, तो x बाय 10, x बाय 20, x बाय 30, x बाय 60 सबको जोड़ेंगे, जिसमें से x बाय 10 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/6। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालेंगे t का। d तो दोस्तों हमें पता है 4x है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज 4x अपॉन टाइम क्या है x बाय 10 इंटू 1 + 1/2। क्योंकि यहाँ पे मुझे दोस्तों वैल्यू नहीं पूछा गया, इसलिए मैं बस ये दिखूंगा कि निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। x कैंसिल हो गया, सारा एक्सप्रेशन सिर्फ कांस्टेंट में है, इसलिए वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो एवरेज मतलब सॉरी स्पीड नॉट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है मतलब निकाल सकते हैं सिर्फ जो स्टेटमेंट नंबर 1 में डेटा दिया गया उसका यूज करके। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या डेटा दिया गया है, द टोटल टाइम टेकन इज 36 मिनट्स। दोस्तों टोटल टाइम दे दिया गया है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस विच इज 4x डिवाइड बाय टोटल टाइम विच इज 36 मिनट्स, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब तक x ना पता चले तब तो मैं निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता। इसलिए डेटा जो स्टेटमेंट नंबर 2 में वो सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अब जब तक मुझे x नहीं पता चले तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 सफिशिएंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 का कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए याद है क्या था, स्टेटमेंट नंबर 1 इज alone sufficient to answer this question, statement number 2 is not sufficient। is that clear? So आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। So दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है a car and a bus starts from a city A at the same time, how far is the city B from city A? तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 डेटा दिया गया है, स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट का यूज आप करके इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सिटी है दोस्तों A और सिटी है मेरे पास B, दोनों सिटी के बीच में डिस्टेंस सपोज है D जो हमसे पूछा जा रहा है, और बताया गया कि यहाँ से एक कार निकलती है और एक बस निकलती है, ठीक है, और दोनों दोस्तों सेम टाइम पे चालू होती है, और आपको बताना है कि दोनों ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, जिसके लिए डेटा दिया गया है स्टेटमेंट नंबर 1 में द कार ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लीजिएगा, ये मैंने RS अग्रवाल से लिया गया है, वहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था दोस्तों। 40 की जगह यहाँ 60 कीजिएगा और यहाँ पर 40 कीजिएगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, दैट कार ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, अगर सपोज मैं पहले वाले डेटा पे आऊँ 40 रीचेस एट 4:30 PM, ठीक है, मतलब इवनिंग के 4:30 बजे 4:35 पे पहुंचती है। बस की स्पीड दोस्तों ज़्यादा दी गई है और वो लेट पहुंचती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर ये जल्दी पहुंचेगी, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड एक्चुअली में ये 40 होगा और ये दोस्तों ये 60 होगा, ठीक है। तो स्वैप कर लेना, अगर आपके पास वो बुक है तो उसमें ये चेंजेस कर लेना, ठीक। तो दिया गया दोस्तों द कार ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 रीचेस एट B एट 4:30 PM, ठीक है।
सो यहाँ पर दोस्तों स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, कहीं कहीं अगर मैंने गलती से वेलोसिटी बोला तो मुझे माफ करना, स्पीड हम यहाँ पे यूज़ करें, वेलोसिटी नहीं, इसका डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। वेलोसिटी को डायरेक्शन भी होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम, ओके। तो स्पीड इज गिवन 60 किलोमीटर और डिस्टेंस सपोज डी है, टाइम सपोज दोस्तों t1 लगता है, इज दैट क्लियर। तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन 60, दिस इज फॉर कार। और दोस्तों बस के लिए सपोज टाइम t2 लगता है, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस d अपॉन वेलोसिटी विच इज 40। अब देखो यहाँ पर मुझे मैं क्यों t1 और t2 का एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ, क्या इसकी जरूरत है, जरूरत ये है दोस्तों क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कब उन्होंने शुरू किया था, किस टाइम पे। वो पता होता तो मेरे को टोटल टाइम पता चल जाता। अगर मुझे ये दिया होता सपोज दोनों लोगों ने 12 बजे शुरू किया, राइट, तो मैं पता कर लेता, अच्छा 12 बजे शुरू किया तो 4:35 पे पहुंचे, तो कितना घंटे लगे, 4 घंटे 35 मिनट, तो टाइम पता चल गया और स्पीड पता चल गई, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता था। लेकिन यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, लेकिन मुझे डिफरेंस पता है कि कार जो है दोस्तों 4:35 पे पहुंचती है और जो बस है वो 6:15 पे पहुंचती है। तो दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे 40 मिनट का डिफरेंस है। इसलिए अगर T1 माइनस T2 करेंगे, सॉरी T2 माइनस T1 करेंगे, सो T2 माइनस T1 विल बी व्हाट, 1 आवर एंड 40 मिनट्स, दैट इज 100 मिनट्स, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये जो 60 और 40 है किलोमीटर पर आवर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो T2 की जगह मैं पुट करूंगा D अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर माइनस T1 की जगह D अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 100 मिनट, ओके। तो यहाँ पे D दोस्तों कॉमन निकाल सकते हैं और देखिए 40 है और 60 है, तो मैं उसमें से 20 बाहर निकाल सकता हूँ, है ना। और ये R दोस्तों ऊपर चला जाएगा, तो किलोमीटर R दोस्तों, ये R ऊपर जाके क्या हो जाएगा, R किलोमीटर, राइट। तो उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, चलिए पहले अंदर लिखता हूँ, 20 बाहर निकल, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 3 देन R किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मिनट, ठीक है। अब मैंने क्यों यूनिट लिखने को बोला आपको दोस्तों समझ में आएगा, क्योंकि यूनिट लिखने की वजह से ही दोस्तों ये जो R है यहाँ पर हम लोग 60 मिनट लिखेंगे और ऐसा करने के बाद दोस्तों ये और ये कैंसिल होगा। अगर नहीं लिखोगे 100% गलत होगा, इसलिए यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों 23 60 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट D इंटू 1/6 इंटू 3 इज इक्वल टू 100। तो 3 2 6, तो 2 यहाँ लेके आओ, तो D की वैल्यू दोस्तों आपको मिलेगी 200। इज दैट क्लियर। तो 200 दोस्तों यहाँ पर आंसर है इन मीटर डिस्टेंस बिट। वैसे हमें आंसर पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों को जानने के बाद ही हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, तो हम डिफरेंस ऑफ टाइम निकाल के इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 बोथ आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक, राइट। तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया गया है टू कार्स पास ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे पास 2 कार है यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में पास होती है। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू बी 500 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दोनों जो है 500 किलोमीटर एक दूसरे से अपार्ट, उसके लिए कितना टाइम लेगी, जिसके लिए ऑप्शन हमें दिए रखा है 2। तो चलिए समझते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम ऐसा न्यूमेरिकल टाइप भी आता था। देखिएगा दोस्तों कि मेरे पास एक कार है, जिस कार की कुछ तो स्पीड होगी, राइट, और दूसरी कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी भी कुछ स्पीड होगी। सपोज कुछ टाइम के बाद वो लोग शुरू किए इस पॉइंट से, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे, दिया गया है ना, पास ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। मान लो जिस पॉइंट से वो एक दूसरे को मिल करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, वो पॉइंट से थोड़ी देर के बाद दोस्तों जो पहली कार है उसने डिस्टेंस x1 कवर किया। मैंने सपोज यहाँ पे एक स्टॉप वॉच लगाया, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ स्टॉप वॉच लगा के कि ये कार ने x1 ट्रेवल कर लिया और इस कार ने उतने ही टाइम में x2 कवर कर लिया। सेम टाइम में अलग अलग क्यों कवर करेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऐसा वो घड़ी में आपके स्टॉप वॉच में कौन सा टाइम t होगा जिस टाइम में इसने x1 कवर किया और इसने x2 कवर किया है, सच दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 500 मीटर, मतलब तभी तो दोनों एक दूसरे से कितने अपार्ट होंगे, 500 मीटर अपार्ट होंगे। आर यू गेटिंग। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसे अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं देखता हूँ क्या डेटा दिया गया है। सम ऑफ देयर स्पीड इज 135 किलोमीटर पर आवर, सम ऑफ स्पीड दिया गया है। तो दोस्तों पहले वाले की स्पीड मान लो v1 है, तो फॉर्मूला होगा v1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, x1 कितने टाइम में दोस्तों ट्रेवल किया, t टाइम में। दूसरे की स्पीड सपोज v2 है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x2 कितने टाइम में किया, सेम टाइम t में। स्टॉप वॉच एक ही लगाए थे ना। आर यू गेटिंग। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है सबसे ज्यादा, टाइम सेम है दोनों के लिए। अरे ठीक है, तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आप करोगे तो ही इसे सॉल्व कर पाओगे।
तो यहाँ पर अगर मुझे सम ऑफ स्पीड दिया है, मतलब अगर मैं v1 और v2 को जोड़ दूं तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों को जोड़िए फिर मिलेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय t। अब ये सम ऑफ स्पीड मुझे दिया गया 135 और दोस्तों x1 प्लस x2 कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 500, तो डिवाइड बाय t ये मीटर में है, तो दोस्तों यहाँ से मुझे t पता चल जाएगा। और वही तो मुझे दोस्तों पूछा गया हाउ लॉन्ग दे टेक, यानी अगर मुझे सम ऑफ स्पीड दिया गया हो तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ। अच्छा, और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स। अगर मुझे स्पीड का डिफरेंस दिया हो, मतलब v1 माइनस v2 दिया हो, तो इसे मैं दोस्तों नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे x1 प्लस x2 का आंसर पता है, x1 माइनस x2 का आंसर पता नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सफिशिएंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 सफिशिएंट नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो अगर आपको ट्राई करना है तो आप थोड़ा सा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसमें कैलकुलेशन थोड़ा करके देख सकते हो कि इवन इफ यू सब्ट्रैक्ट ना v1 माइनस v2, अगर आपको v1 माइनस v2 पता हो और v1 प्लस v2 पता हो तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप v1 निकाल सकते हो और v2 निकाल सकते हो, है ना। लेकिन दोस्तों v1 और v2 इंडिविजुअल जान लेने के बाद भी आपको ना तो x1 पता है ना तो x2 पता है ना। तो यहाँ पर तो अगर आपने v1 अलग निकाल लिया और v2 अलग निकाल लिया, ध्यान से सुनिएगा, फिर भी t का आंसर निकालने के लिए आपको इसी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, यानी v1 प्लस v2 वाला। आर यू गेटिंग? तो ये दोनों का यूज अगर आप करके v1 और v2 अलग अलग निकालते हो तो भी वो कुछ काम का नहीं रहेगा, बिकॉज t का आंसर निकालने के लिए आपको इसी तरह के एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 वाला। तो स्टेटमेंट नंबर 2 रिडंडेंट है, इसका कोई यूज नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। सो आइए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं RS अग्रवाल के एक्सरसाइज में दिए गए जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से कुछ यूनिक कैटेगरीज के प्रॉब्लम लेकर आपको बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप जितने भी प्रॉब्लम्स देख रहे हो आपको अच्छे पसंद आ रहे हैं, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे यूनिक है, मतलब अगर आप वो सारे प्रॉब्लम कर लेते हो तो आप देखेंगे बुक्स में या किसी दूसरे बुक में उसके सिमिलर प्रॉब्लम ही दिया गया होगा। और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि शॉर्टकट को मेमोराइज मत कीजिए, प्रैक्टिस करते करते आप खुद ही समझ लेंगे कि क्या शॉर्टकट आपको अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि शॉर्टकट दोस्तों हर जगह काम नहीं आता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।